नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नर्सिंग के क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। आज हम होम हेल्थ एड के चैप्टर नंबर 9.2 के बारे में पढ़ेंगे, जो है विशेष प्रक्रियाएं। एक होम हेल्थ साइट पे क्या क्या विशेष प्रक्रियाएं होती है या हॉस्पिटलों में क्या क्या करवाया जाता है, जैसे कैथेटर लगाना, मरीज को लेना, मरीज का एनीमा लगाना, ऐसी चीजें की एक प्रक्रिया होती है जिनको हम आज जानेंगे। आर्य सूची पहला है गर्मी और सर्दी का प्रयोग, मतलब हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का प्रयोग कैसे किया जाता है, जो स्लाइड नंबर 8 पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है गर्म आवेदनों का प्रयोजन, जो स्लाइड नंबर 9 पर हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है गर्म आवेदनों के परिणाम क्या होते हैं, स्लाइड नंबर 10 पर हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है गर्म के सामान्य प्रभाव कौन कौन से होते हैं, जो स्लाइड नंबर 11 पर हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है जटिलताएं, क्या क्या जटिलताएं हो सकती है, जो स्लाइड नंबर 12 पर हम लोग पढ़ेंगे। छठा है गर्मी का व्यवस्थित प्रभाव क्या है, जो स्लाइड नंबर 13 पर हम लोग पढ़ेंगे। सातवां है गर्मी और सर्दी का आवेदन कैसे किया जाता है, जो स्लाइड नंबर 14 पर हम लोग पढ़ेंगे। आठवां है नरम गर्मी का आवेदन कैसे करते हैं, स्लाइड नंबर 15 पर हम लोग पढ़ेंगे। नौवां है ठंड के सामान्य प्रभाव कौन कौन से होते हैं, स्लाइड नंबर 17 पर हम लोग पढ़ेंगे। 10वां है शीत की व्यवस्थित प्रभाव कौन है, स्लाइड नंबर 18 पर हम लोग पढ़ेंगे। 11 है शीत आवेदन क्या है, स्लाइड नंबर 19 पर हम लोग पढ़ेंगे। 12वां है ठंड के उपयोग में मतभेद क्या है, जो स्लाइड नंबर 22 से 20 के 22 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। 13वां है गर्मी और सर्दी के उपयोग में क्या मतभेद है, जो स्लाइड नंबर 22 से 23 पर हम लोग पढ़ेंगे। 14वां है गर्म और ठंडे के इस्तेमाल के तरीके क्या है, जो स्लाइड नंबर 24 पे हम लोग पढ़ेंगे। 15वां है गर्मी और सर्दी का प्रयोग के चरण क्या क्या चरण होते हैं, एक होम हेल्थ का क्या चरण होता है, जो स्लाइड नंबर 25 पर हम लोग पढ़ेंगे। 16वां आपातकालीन O2 प्रबंधन, जो ऑक्सीजन होती है आपातकालीन में कैसे दिया जाता है, जो स्लाइड नंबर 26 से 29 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। 17वां है ऑक्सीजन प्रबंधन क्या होता है, स्लाइड नंबर 30 पर हम लोग पढ़ेंगे। 18वां है खिंचाव, स्क्रीन में कैसे खिंचाव होता है, जो स्लाइड नंबर 31 पर हम लोग पढ़ेंगे। 19वां है खिंचाव के लिए क्या संकेत हैं, जो स्लाइड नंबर 32 पर हम लोग पढ़ेंगे। 20वां है सक्शन मशीन के कार्य क्या है, जो स्लाइड नंबर 33 से 34 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। 21वां है सावधानियां, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इन चीजों से, जो स्लाइड नंबर 35 पर हम लोग पढ़ेंगे। 22वां है कैथेटराइजेशन कैसे किया जाता है, स्लाइड नंबर 36 से 37 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। 23वां है कैथेटर लगाना कैसे लगाया जाता है कैथेटर, जो स्लाइड नंबर 38 से 43 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। 24वां है राइस ट्यूब क्या होती है, जो स्लाइड नंबर 44 में हम लोग पढ़ेंगे। 25वें ट्यूब को पानी से साफ करना, कैसे आप राइस ट्यूब को साफ करोगे, स्लाइड नंबर 45 से 52 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। 26वां है त्वचा की देखभाल कैसे की जाती है, जो स्लाइड नंबर 53 पर हम लोग पढ़ेंगे। 27वां है एनीमा प्रबंधन कैसे किया जाता है, जो स्लाइड नंबर 54 से 59 पर हम लोग पढ़ेंगे। 28वां एनीमा में इस्तेमाल होने वाला विभिन्न घोल कौन कौन सा होता है, जो स्लाइड नंबर 60 से 63 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। 29वां एनीमा के प्रकार कितने होते हैं, जो स्लाइड नंबर 65 से 66 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। 30वां एनीमा का उद्देश्य क्या उद्देश्य होता है एनीमा देने का, जो स्लाइड नंबर 67 पर हम लोग पढ़ेंगे। 31वां एनीमा डालने की प्रक्रिया, जो 67 से 68 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। गर्मी और सर्दी का प्रयोग, जो हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन होती है, वो एक होम हेल्थ किस प्रकार प्रयोग करता है, इसके बारे में आज लोगों को हम लोग समझा रहे हैं। गर्मी और ठंड दोनों दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। जो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन है, दोनों किस में कम कर सकते हैं, दर्द को, पेन को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि दिए गए समय में कौन सा अधिक उपयुक्त है। आप जो उपयोग कर रहे हैं कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन, उनमें आपने को सिचुएशन देखनी है, कहाँ पर कोल्ड एप्लीकेशन की जरूरत होती है, कहाँ पर हॉट एप्लीकेशन की जरूरत होती है उपयोग करने के लिए। यह बुनियादी नियम आपकी मदद कर सकते हैं, जो बुनियादी नियम है उनसे हम ये मदद करने में सहायक होते हैं। अब गर्म आवेदनों का प्रयोजन, क्या प्रयोजन होता है इनको देने का, इससे क्या क्या आपको फायदा मिलेगा एक मरीज को देने से। चिकित्सा और आराम को बढ़ावा देना, जो चिकित्सा है उसमें आराम मिलता है और आरामदायक रहता है। टिश्यू सूजन को कम करना, जो टिश्यू में सूजन हो जाती है उसको कम हो सकता है कोल्ड हॉट एप्लीकेशन से। अब गर्म आवेदन के परिणाम क्या हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो इमेज में, पहला है ए है जो नॉर्मल है, दूसरा आपको डायलेट दिख रहा है, इसमें ये फूल रहा है,
सूजन सी आ रही है उसको डायलेट कहा जाता है। तीसरा है कंस्ट्रक्ट, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, कम हो रहा है, ये इसमें अबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है। अब गर्म के सामान्य प्रभाव, जो हॉट एप्लीकेशन के क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वाहिका प्रसरण, प्रभावी क्षेत्र के लिए रक्त प्रवाह बढ़ाना, जो वाहिका है वेन्स है उनमें रक्त प्रवाह को बढ़ाता है हॉट एप्लीकेशन। ऑक्सीजन पोषक तत्वों, एंटीबॉडी, ल्यूकोराइड का लाना, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। पोषक तत्व होता है उनको स्पंजिंग को कम कर देता है, एंटीबॉडी की मात्रा को बढ़ाता है, क्या, हॉट एप्लीकेशन। मुलायम टिश्यू चिकित्सा को बढ़ावा देना, जो टिश्यू कमजोर है उनको मजबूती प्रदान करता है, या वहां पे सूजन आ रही है उनको नॉर्मल करता है हॉट एप्लीकेशन। जोड़ों में अकड़न, पीठ के निचले हिस्से में दर्द के मरीज के लिए उपयुक्त, जो जोड़ों में अकड़न हो जाती है या पीठ के निचले हिस्से में जहां पेन होता है वहां पे अगर हॉट एप्लीकेशन देंगे ताकि उसे आराम मिल सके। आराम देने वाला प्रभाव, जो कुछ चीजें आराम दी जाती है उनका भी प्रभाव इसमें दिखाई देगा। सूजन बढ़ाएं, सूजन बढ़ जाती है, अगर आप ज्यादा हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो तो इससे सूजन भी बढ़ सकती है। दर्द से राहत, मांसपेशियों को आराम, दर्द से राहत दिलाना है और मांसपेशियों को आराम दिला है। चिकित्सा को बढ़ावा देना, जिससे चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। टिश्यू सूजन में कमी होगी, टिश्यू में जो सूजन है वो कम हो जाएगा। जोड़ों में अकड़न को कम करता है और जोड़ों में अकड़न को कम कर सकता है। जटिलता, क्या क्या कमियां हो सकती है आप हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो उससे। जलन भी हो सकता है। दर्द अतिरिक्त लाली छाले या पीला त्वचा जिन पर लागू किया जाता है। जैसे आप हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो उससे जलन होगी। अब जलन में दर्द अतिरिक्त लाली हो सकते हैं, छाले भी हो सकते हैं, उसमें पीली त्वचा भी हो सकती है। अत्यधिक परिधीय वायु के प्रसरण, रक्तस्राव का अधिक मात्रा में सर्कुलेशन बढ़ सकता है। रक्तचाप में गिरावट, ब्लड सर्कुलेशन में आपके कम हो सकता है, बीपी आपका कम हो सकता है। बेहोशी का दौरा पड़ना, बेहोशी भी हो सकता है हॉट एप्लीकेशन अधिक ज्यादा बार देने से। अब गर्मी का व्यवस्थित प्रभाव, हॉट एप्लीकेशन क्या प्रभाव होता है। हीट अप्लाइड और लार्ज बॉडी एरिया, जो लार्ज एज बॉडी है उसमें हीट एप्लीकेशन अपना अप्लाई कैसे करते हैं। एक्सेसिव पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, जैसे आप उस पर करोगे पेरिफेरल वैसोडाइलेशन हो जाएगा, उसका ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर पे कम हो जाएगी उसमें। फैटिंग अटैक, जिसमें अटैक भी आ सकता है, फैटिंग हो सकता है। अब गर्म और सर्दी जो का आवेदन कैसे किया जाता है, ये 2 टाइप की होती है, पहली है मॉइस्ट, दूसरी है ड्राई। मॉइस्ट को क्या कहते हैं हम, हीट कहते हैं, ड्राई को क्या कहते हैं हम, कोल्ड कहते हैं। नम गर्मी का आवेदन कैसे करते हैं। त्वचा से संपर्क में आने पर पानी, जो नम है स्किन है उसको हम संपर्क में आने, पानी के संपर्क में लेते हैं। पानी से गर्मी आती है, जो आप पानी गर्म किया हुआ है उसे हमें क्या मिलेगी, गर्मी मिलेगी। सूखे की तुलना में अधिक तेज असर पड़ता है, जो सूखी त्वचा है स्किन है वहां पर बहुत तेज असर पड़ता है। बेहतर प्रवेश, अच्छा प्रवेश मिल जाता है, अच्छी मांसपेशियों को अकड़न मिलती है। गर्मी का सिकुड़ना, उसमें जो पानी डालोगे उसमें गर्मी का सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। गर्मी चूसना, वो गर्मी को चूस लेता है या वहां की सिकुड़ देता है। सीटेज स्नान कराते हैं उससे मरीज को। अभ्यास प्रश्न, नम गर्मी का आवेदन निम्न में से शामिल है। बेहतर प्रवेश, गर्मी का सिकुड़ना, गर्मी सूजन, उपरोक्त सभी। अभी हमने पढ़ा था नम गर्मी का आवेदन निम्न में शामिल क्या क्या शामिल हो सकते हैं। बेहतर प्रवेश, गर्मी का सिकुड़ना, गर्मी सूजना और उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी अपना आंसर सही है, कारण इन सभी आवेदनों से शरीर के तापमान पर असर पड़ता है। अब ठंड के सामान्य प्रभाव, जो कोल्ड स्पंजिंग है वो क्यों की जाती है, इसका क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में एक होम्योपैथ को पता होना चाहिए। त्वचा और अन्य टिश्यू का तापमान कम करता है। ये क्या करता है, त्वचा और अन्य टिश्यू है उनको तापमान को कम करता है, जहां पे जलन हो रही है वहां पे कम कर सकता है। वाहिका सिकुड़ना, जो वाहिका है आपकी वेन्स है उनको सिकुड़ जाती है। कोशिका पारगम्यता कम करता है, जो कोशिकाएं पारगम्यता है उनको कम करता है वो। बैक्टीरिया का विकास धीरे धीरे करता है, जो बैक्टीरिया है जैसे आप कोल्ड स्पंजिंग करोगे उसमें बैक्टीरिया का विकास कम होगा, धीरे धीरे होगा।
सूजन घटाता है। अगर किसी की स्वेलिंग हो रखी है, जैसे आप ठंड कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हो, तो उसकी सूजन कम हो जाएगी। सामान्य संवेदनशील प्रभाव को कम सामान्य कर देगा ये। अब शीत के व्यवस्थित प्रभाव क्या होते हैं? एक्सेसिव कोल्ड एप्लीकेशन, जैसे ही आप कोल्ड एप्लीकेशन एक्सेसिव करोगे मरीज के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? उसका वेसो कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। वेसो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बन जाना। इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, और क्या कर देगा? उसको ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। जैसे आपने पढ़ा था हॉट एप्लीकेशन में क्या करता है? वेसोडाइलेशन, यानी उसको घटाता है। वेसोडाइलेशन में घटाता था, वेसो कॉन्ट्रैक्शन में बढ़ा देता है। प्रोलोंग कोल्ड हो जाना और शिवरिंग को कम करता है, जिसे प्रोलोंग हो जाएगा और शिवरिंग को कम कर देगा। अब कोल्ड एप्लीकेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। दर्द की जटिलता को कम करता है ये, जलना को भी कम करता है। फफोले हो जाते हैं उनकी मात्रा को जैसे आप उस पर अप्लाई करोगे तो उनको कम करेगा। और नीलिमा, जो नीले हो जाते हैं जैसे ब्लड का थक्का जम जाना, वहां पे कम हो जाता है। जोखिम में व्यक्ति कैसे कार्य करता है, उनको भी हम कोल्ड एप्लीकेशन देके कम किया जा सकता है। गोरे रंगों के लिए ये बहुत जरूरी होती है। मानसिक या शारीरिक दोष के साथ लोगों में इस चीज का दिखाई देगा। बुजुर्ग या बहुत युवाओं के लिए उच्च जोखिम, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें शीतकालीन का हो सकता है। बहुत युवाओं के लिए ये उच्च जोखिम हो सकता है। अब कोल्ड के उपयोग में मतभेद, क्या मतभेद मिलेंगे आपको? जब होम केयर वाला व्यक्ति उसमें उपयोग कर रहा हो, तो ठंड से खुले घाव पर रक्त का प्रवाह कम होने से टिश्यू को नुकसान बढ़ सकता है। जैसे आप ठंड अप्लाई करो तो क्या होगा? उसमें टिश्यू को नुकसान हो सकता है, या रक्त ब्लड का सर्कुलेशन कम हो सकता है। ठंडे टिश्यू के पोषण को खराब कर सकता है। जो ठंडे टिश्यू है, ठंड अप्लाई करोगे तो टिश्यू को जो पोषण जा रहा है वो भी कम हो सकता है। ठंड के इस्तेमाल के प्रति एलर्जी या अंतशीलता हो सकती है। क्या हो सकती है? ठंड के प्रभाव से क्या एलर्जी भी हो सकती है, या अतिसंवेदनशीलता पैदा हो सकती है, ठंड कभी लग सकती है। कुछ लोग बीपी कम होने पर प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे में आप जैसे बीपी कम हो रही है तो भी आप कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हो तो आपको नहीं देना है। भड़काऊ प्रतिक्रिया वो चीजें होती है जिनमें सूजन हुई है, आपकी जोड़ों में दर्द, जिससे मरीज भड़क जाता है कि मेरे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप उसमें कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हो तो उसमें कोल्ड एप्लीकेशन स्लो देते हैं। एक बार लगा है हटा देना है, फिर दोबारा जैसे उसका बॉडी हीट हो रही है फिर वापस कोल्ड स्पंजिंग देना है। अब ठंड के उपयोग मतभेद, क्या क्या मतभेद आपको देखने को मिलेगा? न्यूट्रोसिस इम्पीडेड आफ्टर इंजरी हो सर्जरी वाले मरीज में क्या मतभेद दिखेगा? ओपन वाउंड, खुले घाव को आपको सूजन वाले में नहीं देना है। इम्प्रेशन हो रहा है तो उसमें भी आपको कोल्ड स्पंजिंग नहीं देनी है। इम्पेयर मैटरनल स्टेटस उसका अच्छा नहीं है, उसमें कोल्ड स्पंजिंग नहीं देनी है। अब गर्मी और सर्दी के उपयोग में मतभेद, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, डिक्रेशन कितना होना चाहिए, एप्लीकेशन कौन सी देनी चाहिए, इसके बारे में आपको एक इमेज दी गई है, उसमें आप बता सकते हो। गर्मी और सर्दी के उपयोग में मतभेद, क्या क्या उपयोग ले सकते हैं? दर्दनाक चोट के बाद के पहले 24 घंटे में हम कोल्ड स्पंजिंग दे सकते हैं, कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन दे सकते हैं। सक्रिय नक्सीर, अगर किसी के नक से नोजी हो रही है, खून आ रहा है नोज से, तो हम उसको भी कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन दे सकते हैं। गैरदायक सूजन, ऐसी सूजन जहां पर सूजन हो रही है वहां पे भी हम कोल्ड और हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। स्थानांतरित घातक ट्यूमर बने हुए हैं, वहां पे कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन दे सकते हैं। त्वचा विकार, कहाँ पे त्वचा में डिफिकल्टी दिखाई दे रही है तो वहां पे हम कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन दे सकते हैं। खुला जख्म, खुला हुआ घाव है, सूजन हो रही है, वहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठंड के प्रति एलर्जी या उच्च रक्तचाप ग्रस्त, ऐसे मरीज जिसे एलर्जी होती हो या उच्च रक्तचाप हो रखा है, वहां पे कौन सा कोल्ड या हॉट एप्लीकेशन आपको देना है ये पता होना चाहिए। गर्मी और सर्दी के इस्तेमाल के लिए तापमान, जैसे किसी को गर्मी के टाइम में गर्मी ज्यादा लगती है तो वहां पे कौन सा एप्लीकेशन देंगे? हम कोल्ड एप्लीकेशन देंगे। अगर किसी को सर्दी ज्यादा लग रही है तो वहां पे कौन सा एप्लीकेशन देंगे? हम हॉट एप्लीकेशन देंगे। इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अब
गर्म और ठंड के इस्तेमाल के तरीके, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के इस्तेमाल के तरीके कैसे होने चाहिए, एक होम हेल्थ सहायक को पता होना चाहिए किस प्रकार हम दे सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, गर्म पानी की थैली लेनी है। जो कोल्ड हॉट एप्लीकेशन है वो थैली लेनी है। दूसरा हॉट और ठंडा पैक, जो गर्म और ठंडा पैक है उसको लेना है। विद्युत पैड उसमें आ सकते हैं। बर्फ की थैली भी हो सकती है जिसमें बर्फ हो, वो कोल्ड स्पंजिंग में काम में ले सकते हैं। सिकुड़ना सिकुड़ी हुई चीज को भी हम ले सकते हैं जिसको हम भिगो दें, उनको भिगो सकते हैं। स्टेज स्नान या हिप स्नान भी करा सकते हैं। ठंडा स्पंज स्नान भी करा सकते हैं मरीज को हम लोग कोल्ड स्पंजिंग में हो या हॉट एप्लीकेशन में। अब गर्मी और सर्दी का प्रयोग के चरण, क्या क्या चरण होते हैं मरीज को देने के, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मरीज की हालत को समझे, पहले मरीज की हालत को देखना है। एक होम हेल्थ सहायक को क्या करना है, पहले मरीज की हालत को समझना है। मरीज की स्थिति और एजी नीति के आधार पर तापमान का चयन करें। मरीज की स्थिति देखें और जो उसकी नीति है उसके आधार पर आपको टेम्परेचर को चेक करना है। मरीज को अच्छी तरह से प्रक्रिया और लाभ समझे। मरीज को क्या करना है, अच्छी प्रक्रिया और लाभ के बारे में बताना है, उसको समझाना है प्रोसेसिंग की हम आपको कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन दे रहे हैं, इसके बारे में मरीज को बताना है, अवगत कराना है। चोट को रोकने के लिए इलाज के दौरान बाद में मरीज की स्थिति का अवलोकन किया जाता है। जैसे आपने कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन दिया है तो आप उसको अवलोकन करना है कि मरीज की स्थिति कैसी है। अब चिकित्सक के प्रभाव का दस्तावेज बनाए, अब उसको जो दस्तावेज है उसको डॉक्टर को बताना है। आपातकालीन O2 प्रबंधन, आपातकाल में मतलब इमरजेंसी में जो ऑक्सीजन दी जाती है उसका कैसे प्रबंधन किया जाता है एक होम हेल्थ सहायक को, ये उसको पता होना चाहिए। रोगियों का अवलोकन कैसे किया जाता है, कौन से मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन देने की जरूरत है, कौन से मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए उच्च एकाग्रता O2 का तुरंत प्रबंध किया जाना चाहिए। ऐसे मरीज जो बहुत ज्यादा ग्रसित है, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, ऐसे मरीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। और इस रोगी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड में बाद में दर्ज किया जाना चाहिए और इसे हम रिकॉर्ड में दर्ज कर सकते हैं। ऐसे मरीज जो आपके पास इमरजेंसी में आया और उसे सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करोगे, उसको O2 प्रबंधन करोगे, आप O2 उस पर अप्लाई कर सकते हो। O2 प्रमुखता 5वां महत्वपूर्ण संकेत है। ये 4 कौन से, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, पेन और O2 ऑक्सीजन। नाड़ी ऑक्सीमीटर द्वारा सभी बंदम और गंभीर रूप से बीमार रोगियों में रक्त गैसों को जांचा जाना चाहिए। जो ऑक्सीमीटर है उससे क्या जांचते हैं हम, मरीज की ऑक्सीजन का लेवल का पता लगाते हैं, जिसे हम पता लगाते हैं। और प्रेरित ऑक्सीजन कंस्टेंट और ऑक्सीमीटर परिणाम के अवलोकन चार्ट पर दर्ज किया जाना चाहिए। जैसे आपने उसको चेक किया तो क्या करना है, आपको चार्ट पर उसको अवलोकन करना है। जो परिणाम आपके सामने आए उनको ऑक्सीमीटर में देख के आपको उसको दर्ज करना है। अन्य महत्वपूर्ण संकेत नाड़ी, रक्तचाप, तापमान और सांस की दर है। और जो अन्य महत्वपूर्ण है उनको क्या क्या चेक किया जा सकता है, पल्स चेक कर सकते हैं, रक्तचाप आप चेक कर सकते हो, टेम्परेचर उसका मरीज का चेक कर सकते हो और रेस्पिरेशन भी चेक करना है और चार्ट पे उसका अवलोकन कर देना है। पल्स ऑक्सीमीटर सभी स्थानों पर उपलब्ध होना चाहिए। जैसे आप जहां भी जा रहे हो होम हेल्थ में या अस्पताल में तो वहां पर क्या होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर आपको पास होना जरूरी होता है। या मरीज से आप कह सकते हो कि इसके लिए मरीज के लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के लाएं। आपातकाल में ऑक्सीजन प्रयोग किया जा सकता है जहां पर ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते हैं। सभी गंभीर रूप से बीमार रोगियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो गंभीर मरीज है उनका अवलोकन करते रहना चाहिए कि पल्स कितनी आ रही है, उसकी सैचुरेशन कितनी है। जैसे सैचुरेशन 90 अबाउ है तो आप ऑक्सीजन लगाने की जरूरत है या नहीं है, इस चीज का उसको अवलोकन करना होता है एक होम हेल्थ सहायक को। और एक मान्यता प्राप्त सारे ट्रक और ट्रैक प्रणाली का उपयोग कर जांच की जानी चाहिए, इसे जांच करने लेनी चाहिए। अभ्यास प्रश्न, गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए ऑक्सीजन तुरंत प्रभाव जरूरी है या नहीं, आपको बताना है। हाँ, नहीं, कभी कभी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। जी हाँ, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन जरूरी होती है। जी हाँ, सही वे है। आप देख रहे हो इमेज में किस प्रकार लगाया हुआ है। ये जो पाइप दिख रही है आपको मुंह पे लगाई हुई, नाक पे, मुंह पे,
ये है ऑक्सीजन मास्क होता है, और जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये इसका बांधा जाता है पीछे से, और जो एक पाइप जा रही है उसके मास्क के पास में से, उसे ऑक्सीजन पाइप बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन आता है। और जो नाक के पास में दिख रहा है आपके पास एक छेद सा, उसमें से मरीज द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ऑक्सीजन प्रबंधन क्या है, अब आपको होम हेल्थ पे कैसे एक प्रबंधन करना है, कैसे उसका परीक्षण करना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्सीजन प्रबंधन प्रशिक्षण कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए। जो ऑक्सीजन प्रबंधन है वो कौन करता है, ऑक्सीजन प्रबंधक जो वो कर्मचारी वहां पे कार्य करता है उसको करना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रॉपर ऑक्सीजन है नहीं है, या मरीज को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है नहीं है, इसके बारे में उसको जांच कर लेना चाहिए। इन कर्मचारियों लक्ष्य समर्थित सीमा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपकरणों और प्रवाहों द्वारा का उपयोग करना चाहिए। जिन कर्मचारियों को आप समर्थित सीमा प्राप्त कर रहे हो उन उपकरणों को अवलोकन कर देना चाहिए। संतोषजनक ऑक्सीजन समृद्धि के साथ स्तर रोगियों में ऑक्सीजन कम कर दिया जाना चाहिए। ऐसे मरीज जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिनको अभी ऑक्सीजन की कम मात्रा चाहिए, तो उनको हमें ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देना चाहिए। एक बार ऑक्सीजन बंद कर दिया जाता है तो ऑक्सीजन दवा चार्ट पर काट दिया जाना चाहिए। अगर मरीज को आप ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन प्रबंधन बंद कर रहा है, तो बंद करने के बाद में जो आपका दवा चार्ट है उस पर भी आपको स्टॉप लिखना है कि इसको ऑक्सीजन O2 स्टॉप, यानी ऑक्सीजन नहीं देने की जरूरत है मरीज को, ये लिखना है। अब खिंचाव क्या चीज होती है, एक होम हेल्थ जब जाता है मरीज को देखता है, मरीज की स्किन खिंच जाती है, वो बेड पे रहता है तो खिंच जाती है, तो उसको कैसे प्रबंधन करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। खिंचाव एक प्रक्रिया है जो मुंह और गले से ओरोफेरिंक्स, नाक और गले से नेजोफेरिंक्स और सांस की नली की श्वास नली यांत्रिका एप्सिन यंत्र या सक्शन मशीन का उपयोग करके अतिरिक्त रक्तस्राव को हटाता है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स से हम लोग कर सकते हैं, इससे सक्शन मशीन जो होती है अपने, उससे हम इसका खिंचाव कर सकते हैं। वहां से सक्शन भरा हुआ, जिसे मुंह में कप भरा हुआ है, सलाइवा भरा हुआ है, उसे सक्शन मशीन के माध्यम से हम बाहर निकाल सकते हैं। अब खिंचाव के लिए क्या संकेत हो सकते हैं इसके में हम लोग जानेंगे। घर पर मरीज के लिए खिंचाव का प्राथमिक संकेत है रोगी का खांसने से सांस की नली को स्पष्ट रूप से करने में असमर्थ जानता है। यानी ऐसा मरीज जो जब खांसता है तो उसमें कप भी बाहर आ जाता है, श्वसन मार्ग जो है राइस ट्यूब होती है उसमें कप भी बाहर आ जाता है, या मुंह के में सिकवा भर जाता है, उसे हम सक्शन मशीन द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। सांस की नली को साफ करने की जरूरत का सबूत है, जो सांस की नली को हम साफ कर सकते हैं। अक्सर या घनी स्वर वाली खांसी, ऐसी खांसी जो घनी हो उनमें हम सांस सफाई कर सकते हैं। दर्शनीय स्राव को हम साफ कर सकते हैं। सांस लेते समय नाक से सुनाई देने वाला शोर, जैसे ही मरीज सांस लेता है और नाक से एक आवाज निकलती है, उसको भी हम साफ कर सकते हैं सक्शन मशीन के द्वारा। गैस्ट्रिक या ऊपरी सांस नली से स्राव की संतति की आकांक्षा है। गैस्ट्रिक, जहाँ गैस एब्डोमिनल में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, वहां से सक्शनिंग करके हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। या ऊपरी सांस में भरा हुआ, जो मुंह में भरा हुआ सलाइवा है, उसको हम सक्शन मशीन द्वारा बाहर खिंचाव कर सकते हैं। सक्शन मशीन के कार्य, अब क्या क्या कार्य होते हैं सक्शन मशीन के, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जमीन आउटलेट में सक्शन मशीन का प्लग लगाएं। जो सक्शन मशीन उसका क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लग लगाना है। जांच की मशीन की संगीत जांच के लिए मशीन से ट्यूब ऑन हो और आरामदायक हो। अब जैसे आप उसको उपयोग में ले रहे हो तो आपको क्या करना है, मशीन का प्लग को चेक करना है कि ऑन ऑफ है नहीं है, इसके बारे में ऑन करना है। संग्रहित जार के लिए विस्तार ट्यूब संलग्न करें। अब जैसे ही आप उसमें आगे राइस ट्यूब लगाओगे उसको संग्रहित करना है। मशीन को शुरू करें और हवा के प्रवाह को रोकने के लिए विस्तार ट्यूब की गांठ बनाने पर अगर दबाव गेज नहीं हिलता है तो अपने सभी कलेक्शन को पुनः जांचें। जैसे आप मरीज की में अंदर उसको चेक करना है कि कंप्रेशन कितना है उसका, कहीं ज्यादा कंप्रेशन तो नहीं है। ज्यादा कंप्रेशन होगा तो मरीज के अंदर वाले पार्ट को भी खींच सकता है,
या टिश्यू को खींच सकता है, तो हम मेरे को कंप्रेसर को मेंटेन करके चलना है। सिस्टम में लीक के लिए देखें, कोई सिस्टम में कोई लीक तो नहीं है। हो सकता है ढक्कन कसकर बंद नहीं किया गया हो, जो उस पे जार लगे हुए हैं वो ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है जार के ऊपर वो बंद नहीं है प्रॉपर तरीके से, उनको बंद करना है। टैप ठीक से ना लगा हो या ट्यूब पंचर हो, आप जो राइस ट्यूब है वो पंचर हो या खराब हो, ऐसी चीजों को आपको चेक करना होता है। दबाव नापने वाले यंत्र को देखें, अब दबाव प्रेशर को चेक करना है। नियंत्रण डाल का प्रयोग करते हुए एक वैस के लिए गेज दाब का एजी के लिए 15 से 20 पार के बीच निर्धारित करें। जैसे आप इनका उपयोग कर रहे हो तो आपको उसका जो प्रेशर है कितना रखना है, 15 से 20 के बीच में रखना है। शिशु या बच्चे के लिए कम दबाव का प्रयोग करें। जैसे आप छोटे बच्चे हैं या एडल्ट बच्चे हैं, उनके लिए कम प्रेशर रखना है। अपने चिकित्सक से परामर्श लें और चिकित्सक से पूछना है कि बच्चों पे कितना प्रेशर रख सकते हैं। दबाव को सेट करने के बाद, दबाव आप सेट कर रहे हो, सेट करने के बाद मौखिक सक्शन उपकरण या सक्शन कहते थे कनेक्ट करके सक्शन विस्तार ट्यूब का से जोड़ें। आप अब क्या कर सकते हो उसमें, जैसे ही आप सक्शन कहते थे कनेक्शन करोगे, सक्शन विस्तार ट्यूब को जोड़ना है उसके अंदर। सावधानियां, एक होम हेल्थ को क्या क्या सावधानियां रखनी होती है सक्शनिंग करते समय, इन चीजों का ध्यान रखना होता है। HHA जो रोगी की देखभाल कर रहा होगा उसे उचित सक्शन तकनीकों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो भी HHA होम हेल्थ एड जो कार्य कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि इनकी तकनीकों को कैसे तैयार किया जाता है। जैसे हमने अभी बताया कि तैयार करने का तरीका, वैसे तैयार करना है इनको। सक्शन की आवश्यकता कम होती है, सक्शन मशीन की आवश्यकता कम होती है, इसलिए सक्शन जहां सके वो कम करना चाहिए। किस प्रकार से सक्शन की जरूरत होती है इसका भी उनको पता और अवलोकन करना चाहिए। उन्हें इस बात का प्रश्न दिया जाना चाहिए कि कम पूर्व ऑक्सीजन जरूरी है, कहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरी होती है या कहाँ सक्शन करना जरूरी होता है, इस चीज का पता होना चाहिए। सामान्य नमक टपकाव फेफड़ों को हाइपर फुलाने के लिए रिक्टर बैंक का उपयोग करें और फिर गहरे खिंचाव के लिए कहें। आपको फेफड़ों का इनका ध्यान रखना है कि कितना खिंचाव हो रहा है और बार बार सक्शन करना चाहिए ताकि आपको ये मोमेंट पता रहे। अब कैथेराइजेशन क्या होता है? कैथेराइजेशन एक होम हेल्थ को पता होना चाहिए। वैसा ऐसा मरीज जो यूरिन पास आउट नहीं कर सकता हो, उनके हम क्या लगाते हैं, कैथेराइजेशन करते हैं। ऐसे मरीजों को हम क्या करते हैं, कैथेराइजेशन करते हैं। अब कैथेराइजेशन में क्या क्या आते हैं, क्या क्या उपकरण आते हैं, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये आपको हम लोग समझा रहे हैं। कहते थे एक खोखला आंशिक रूप से लचीला ट्यूब है। ये कैसा है, एक खोखला होता है, बीच में खोखला होता है, वो आंशिक रूप से लचीला ट्यूब होती है जो मूत्राशय से मूत्र इकट्ठा करते हैं। ये जो ब्लैडर है उससे मूत्र को इकट्ठा करते हैं, यूरिन को इकट्ठा करते हैं और कैथेटर के माध्यम से बाहर निकालते हैं। मूत्र कैथेटर कई आकार और प्रकार में आते हैं, ये कई प्रकार और आकार में हो सकते हैं। कैथेटर निर्मित होते हैं, कैथेटर निर्मित होते हैं अभी में कौन कौन से, रबड़ से, रबड़ का कैथेटर हो सकता है, प्लास्टिक कैथेटर हो सकता है, सिलिकॉन या लैक्टोस हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैथेटर आमतौर पर तब जरूरी होते हैं जब मरीज अपने मूत्राशय को खाली करने में असमर्थ होता है। इनका उपयोग कब किया जाता है कैथेटर का, जब मरीज मूत्राशय से मूत्र को खाली करने में असमर्थ होता है, तब उपयोग में ले सकते हैं। अगर मूत्राशय खाली नहीं होता है, अगर ब्लैडर खाली नहीं होता है तो मूत्र निर्मित हो सकता है, उसमें क्या होता है, यूरिन इकट्ठा हो सकता है और इससे गुर्दे पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे आपको किडनी पर दबाव बढ़ सकता है। दबाव से खुद खराब हो सकता है, क्या हो सकता है, दबाव में गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है और खतरनाक हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, खतरनाक भी हो सकते हैं और स्थायी रूप से नुकसान में परिणाम हो सकते हैं और परिणाम में नुकसान हो सकते हैं। कैथेराइजेशन कैसे किया जाए? अधिकतर कैथेटर की जरूरत तब तक होती है जब तक कि मरीज फिर से अपने आप पेशाब नहीं करने लगता। मरीज को कैथेटर की जरूरत कब तक होती है? ऐसे मरीज जिसके सर्जरी हो रखी हो
या ऐसा मरीज जो खुद यूरिन आउटपुट नहीं कर सकता हो, ऐसे मरीजों के लिए हम कैथेटर लगाते हैं। और कैथेटर लगाने के बाद में खुद अगर स्वयं ये इसको जब वॉशरूम जाना चाहे तब वॉशरूम के लिए भेजेंगे, ताकि वो खुद स्वयं वॉशरूम जब फील होना लग जाए भाई कि हाँ मेरे को बाथरूम की करने की जरूरत है, उस बाद में आपको कैथेटर को रिमूव कर देना है, जो कि आमतौर पर समय की एक छोटी अवधि होती है। इस समय की छोटी अवधि होती है। बुजुर्ग लोग और वे जो स्थायी चोट या गंभीर बीमार से ग्रस्त हों, ऐसे मरीज जो किसी का फ्रैक्चर हो रखा है, वो बार बार बाथरूम नहीं जा सकते, ऐसे मरीजों में हम क्या कर सकते हैं, कैथेटर लगा सकते हैं। उन्हें बहुत लंबे समय तक कभी कभी स्थायी रूप से मूत्र कैथेटर का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मरीजों में क्या करते हैं, कभी कभी स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से हम कैथेटर उन पे लागू कर सकते हैं। अब कैथेटर लगाना कैसे लगाते हैं? सबसे पहले क्या करना है, होम हेल्थ सहायक को उपकरण इकट्ठा करना है। क्या करना है, उपकरणों को इकट्ठा करना है। रोगी को प्रक्रिया समझाओ। अब रोगी मरीज को क्या करना है, उस प्रक्रिया के बारे में समझाना है कि हम आप लोगों के यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हम आपको कैथेटर लगा रहे हैं। पैर और पंजे को खोलकर चिंतित होकर लेटने में मरीज की मदद करें। मरीज को कहे कि पैरों को खोल के और पंजे को रखकर आपको रखना है। अगर कैथेटर मेल में लगा रहे हो, आपको सुपाइन पोजीशन में लगाना है। अगर फीमेल में कैथेटर लगाया जा रहा है तो इसको लिस्टेटोमी पोजीशन देके हम लोग लगा सकते हैं। कैथेटराइजेशन किट और कैथेटर को खोले। आप कैथेटर को सबसे पहले क्या करना, कैथेटराइज किट होता है या कैथेटर होता है, उसको खोलना है। कीटाणु रहित क्षेत्र तैयार करें, और कीटाणु रहित जो कीटाणु से रहित हो उस क्षेत्र को आपको खोलना है, और कीटाणु रहित दस्ताने पहनना है, और आपको दस्ताने पहनने हैं। प्रत्यक्षता के लिए गुब्बारे की जांच करें। गुब्बारे की जांच करना है कि गुब्बारा तो कहीं फूटा हुआ तो नहीं है, उसमें कोई प्रिक तो नहीं है आगे जो कैथेटर में लगा हुआ है। कैथेटर के बाहर के भाग में 2 से 5 सेंटीमीटर इंसर्ट से कोट करें, और कैथेटर को क्या करना है, बाहर से इंसर्ट करना है। कीटाणु कपड़ा लगाएं, उस पर कीटाणु रहित कपड़ा लगा देना है। अब कैथेटर लगाना है, देख आप इमेज में देख रहे हो कैसे इसको आगे इसके मुंह को खोला जाता है, और इसमें ब्लेडर में जो पेनिस है, पेनिस से ब्लेडर में इंसर्ट किया जाता है। इमेज में दर्शाया गया है आपके सामने। कैथेटर लगाना, प्रमुख हाथ का उपयोग करते हुए फोर्सेप को पकड़े। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको फोर्सेप है उसको पकड़ना है। पेरीमूत्र मार्ग का म्यूकोसा साफ गोल से साफ करे, उसको म्यूकोमास से साफ करना है। अग्रामी से पीछे की ओर, अंदर से बाहर की ओर प्रति झाड़े स्वाइन झाड़ को कीटाणु रहित क्षेत्र से दूर कर ले। और क्या करना है, इसको अग्रामी पीछे की ओर और अंदर से बाहर की ओर खींचना है। प्रति झाड़े एक स्वाइन का झाड़ा कीटाणु रहित लगाना है। प्रमुख हाथ में दस्ताने कैथेटर उठाएं। जो आपने जिस हाथ का उपयोग आपने नहीं लिया है उसमें आपको कैथेटर को लेना है। कैथेटर को छोड़ के प्रमुख हाथ की हथेली को ढीला पकड़े, और उसको ढीला पकड़ना है। मूत्र नलिका कैथेटर को पहचाने, और उसके पेनिस को पहचानना है कि यूरिन कहाँ से आ रहा है, उसको पहचान के धीरे जहां मूत्र एक सांस हो वहां तक 1 से 2 इंच तक डाले, और पेनिस में आपको 1 से 2 इंच तक अंदर डालना है। और क्या करना है, उसके बाद में एनएस को पुश करना है। एनएस को पुश करने के बाद में उसको कैथेटर को हल्का सा बाहर की तरफ खींचना है, और उसमें चेक करना है कि उसमें यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा है। कीटाणु रहित तरल की सही राशि आमतौर पर 10 सीसी, लेकिन वास्तविक गुब्बारा आकार की जांच कर ले। जैसे मैंने बताया अभी, आपको 10 सीसी सिरिंज लेनी है, उसमें एनएस भरना है, एनएस भर कर उसमें पुश करना है, और पुश करने के बाद में क्या करना है, का उपयोग करके गुब्बारा फुलाना है, और उसको गुब्बारे को फुला देना है। धीरे से कैथेटर को खींचे, और क्या करना है, उस कैथेटर को खींचना है ताकि वो पता लगे कि ये टाइट हुआ है या अंदर कहीं सेट हुआ नहीं हुआ इसके बारे में। जब तक कि गुब्बारा मूत्राशय गर्दन पर अटक न जाए, जहां तक हो सके मूत्राशय गर्दन तक अटक न जाए वहां तक आपको चेक करते रहना है। कैथेटर को जल निकासी व्यवस्था से जोड़े, और जैसे आप उसको यूरिन कर रहे हो, मरीज का यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यूरिन बैग से इसको कनेक्ट करना है। कैथेटर को पेट या जांघ से ट्यूब पर तनाव के बिना सुरक्षित करें। आप या क्या कर सकते हो, मरीज के पेट पे या मरीज की जांघ के होते हुए बेड के पास में भी आप उसके टांग सकते हो, या उसकी जांघ पर आप टांग सकते हो, सुरक्षित कर देना है। मूत्राशय के स्तर को नीचे जले निकासी बैग रखें, उसको जले निकासी बैग को रखना है। कैथेटर के कार्य और राशि, रंग, गंध और मूत्र की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेंगे। आपको क्या देखना है, उसमें उसकी राशि देखनी है, रंग देखना है कैसा यूरिन आ रहा है, कोई गंध तो नहीं आ रही है, या मूत्र की गुणवत्ता कैसा पीला आ रहा है, येलो आ रहा है, कैसा ब्लड आ रहा है,
इस चीज को आपको अवलोकन करना है। दस्ताने हटाना है, फिर क्या करना है आपको, दस्ताने हटा देना है, उपकरण ठीक से फेंक दे, जो उपकरण आपने यूज में लिया है उनको अच्छी तरह से जो वेस्ट बाल्टियां होती हैं उनमें डालना है और अपने हाथों को धो लेना है। डाले गए कैथेटर के आकार, गुब्बारे में पानी की मात्रा, प्रक्रिया के प्रति रोगी की प्रतिक्रिया, मूत्र के अवलोकन का दस्तावेज बनाए। जैसे आपने कैथेटर लगाया है तो क्या करना है आपको, मरीज का अवलोकन करना है कि मरीज का गुब्बारा ठीक काम कर रहा है, यूरिन अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा है, इस चीज का अवलोकन करना है। कैथेटर लगाना, जैसे आपको बताया मैंने, कैथेटर पेनिस में डाल रखा है, एक में ये यूरिन बैग लटका हुआ है, दूसरा अपना जो है ये खाली है, इसमें हमने एनएस डाली थी। अब राइस ट्यूब क्या होती है? राइस ट्यूब उसे कहा जाता है जिसमें मरीज स्वयं खाना नहीं खा सकता है या जिसकी सर्जरी हो रखी हो ओरल की या फेरिंग्स की या स्टोमक की, तो ऐसे मरीजों को हम खाना किसके माध्यम से खिला सकते हैं? राइस ट्यूब के द्वारा खिला सकते हैं। तो हम इसका अवलोकन करेंगे। यह एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब होती है? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है जो नाक के द्वारा डाली जाती है, इसलिए इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। जो एक विशेष ट्यूब है जो नाक के माध्यम से पेट के लिए भोजन दवा ले जाता है, जो नाक में डालते हैं और ये कहाँ जाती है? पेट में जाती है। पेट में जाके ये भोजन भी उसी के द्वारा डाला जाता है और दवाइयां जो भी दी जाती है वो राइस ट्यूब के द्वारा ही दी जाती है। एक व्यक्ति को अतिरिक्त कैलोरी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मरीज को अतिरिक्त कैलोरी देने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। भोजन के थैले या ट्यूबिंग की अच्छी तरह से देखभाल करना जरूरी है। एक होम हेल्थ को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है, इसका देखभाल करना अच्छी तरह से होना जरूरी है जिससे ये मरीज को परेशान ना करे, जिससे मरीज परेशान नहीं हो। ट्यूब को पानी से साफ करना, अब कैसे, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैसे इनको साफ किया जाता है। पानी ट्यूब के अंदर अटके किसी भी चीज को निकालने में मदद करता है। पानी क्या करता है, अगर कोई राइस ट्यूब में कोई भी चीज अटकी हुई है वो क्या करता है, उसको निकालने का कार्य करता है पानी। प्रत्येक भोजन के बाद ट्यूब में पानी से साफ करें। जैसे आपने मरीज को खाना खिलाया राइस ट्यूब से, तो उसके बाद में क्या करना है, तरल पदार्थ जो भी आपने खिलाया उसको लास्ट में पानी से वॉश करना है। या उतनी बार जितना आपकी नर्स ने कहा है, मरीज जितनी नर्स ने आपको कहा है कि खाना खिलाने के बाद में इतनी बार उसको पानी पिलाना है, 20 ml 30 ml उतना पानी उसको देना है। अब कैसे आप उपयोग करोगे, चरण हम उस हिसाब से टाइप करते हैं। पहला है, अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो ले। पहले क्या करना है, अपने हाथों को धोना है पानी या साबुन से, और डिस्पोजल दस्ताने पहनना है। फिर क्या करना है, आपको डिस्पोजल दस्तानों को पहनना है, ग्लव्स को पहनना है। चरण 2, रोगी को प्रक्रिया समझाएं। फिर क्या करना है, आपको रोगी को, मरीज को प्रक्रिया समझाना है राइस ट्यूब लगाने के लिए कि हम आपको राइस ट्यूब लगा रहे हैं जिसके माध्यम से हम आपको खाना खिला सकते हैं। तीसरा चरण, खाना खिलाने के बाद खाना खिलाने वाली सुई में गर्म पानी भरे उसे तेजी से बहा दे। अब उसको चेक करना है कहीं टूटी हुई तो नहीं है या फटी हुई तो नहीं है, उसको चेक करना है पानी के माध्यम से। नाक के छेदों की जांच गई। फिर आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में नाक के छेदों को देखना है कहीं उसमें नोजी नहीं आ रही हो या उसमें कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही हो या उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हो रखी हो पहले से। इस चीज का आपको अवलोकन करना है। चरण 5, अब ट्यूब को मापना है, नाक से ईयर तक आपको चेक करना है, माप लेनी है। रोगी के शरीर के बाहर एनर्जी ट्यूब खींच कर आपसे ट्यूब की लंबाई मापे। अब उसको मापना है जैसे इमेज में दिखा रखा है। चरण से ट्यूब को चिकना करें। फिर आपको ल्यूमिकेट करना है ट्यूब को, जो जेली होती है लाइकोन जेली, उससे आपको ल्यूमिकेट करना है। और चुने हुए नथुन में ट्यूब डाले और जिस नोज में आपने चुना है उसमें आपको क्या करना है, उसको इंसर्ट करना है अंदर की, और मरीज को कहना है कि आपको इसको अंदर की तरफ गटकना है। ट्यूब को पानी साफ कैसे किया जाता है? अब आपने एक राइस ट्यूब लगा दी, उसको साफ कैसे कर सकते हैं? रोगी को निगलने का निर्देश दें। रोगी को कहें आप इसको निगलें। यदि पानी उसके माध्यम से नहीं जाता है, यदि पानी उसके माध्यम से नहीं जा रहा हो तो आपको उसको पानी के माध्यम से भेजना है। थोड़ा स्थान बदलने की कोशिश करें। अगर नहीं जा रही है तो आपको स्थान चेंज करना है, उसको थोड़ा सा हिलाना है ताकि वो अंदर चले जाए। या स्विच से प्लेट जोड़े, उससे प्लेस करके देखना है कि वो ट्यूब सही जगह पहुंची या नहीं पहुंची है। धीरे से प्लेजर को अलग अलग राह पर करें और प्लेजर को धीरे धीरे से आपको
अलग अलग राह पे करना है। एक चरण से ना दबाएं, उसको दबाना नहीं है जिससे वह सीधा अंदर चला जाए, या तेजी से ना दबाएं, तेजी से नहीं दबाना है ताकि वो अंदर सीधा इंसर्ट हो सके। सिरिंज निकालना है, फिर आपको क्या करना है, उसको सिरिंज लेना है, एक एनएच ट्यूब टोपी पर बंद कर देना है और सिरिंज को निकाल के उसको एनएच ट्यूब को बंद कर देना है। अब त्वचा की देखभाल कैसे की जाती है स्किन की? ऐसे मरीज जो बेड पे रहते हैं होम केयर में, पैरालिसिस वाले में, उनकी स्किन की त्वचा की कैसे देखभाल की जाती है। इन सामान्य दिशा निर्देशों का पालन करें। क्या क्या निर्देश होते हैं उनका पालन करना चाहिए। ट्यूब के आसपास की त्वचा को गर्म पानी से साफ करें। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ट्यूब है या उसके आसपास की त्वचा है उसको गर्म पानी से साफ करना है। और प्रत्येक भोजन के बाद एक साफ तौलिए से साफ करें। और जब भी आप उसको खाना खिला रहे हो मरीज को, तो उसके आसपास गंदगी ना हो, इसलिए उसके एक तौलिया लेके उसको साफ करना है। वो खाने को, जो भी खाया हुआ भोजन नीचे गिरा हो, उनको साफ करना है। नाक में लगी किसी भी पपड़ी या स्राव को निकालें। नाक में जो भी पपड़ी लगी हुई है या कोई ब्लीडिंग हो रही है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसको साफ करना है। नाक से पट्टी या ड्रेसिंग हटाते समय अगर आपने उसको जब इंसर्ट करते हैं तो नाक पे उसको एक जगह समित रखते हैं, एक जगह स्टैंड में रखते हैं, तो उसको बिल्कुल साफ प्रॉपर तरीके से साफ करना है। थोड़ा सा खनिज तेल या अन्य स्नैक लगाकर उसे ढीला करें। फिर जब आप उसको निकाल रहे हो तो क्या करना है, वैसे ही जाइक्लोन जेली लगा के उसको ढीला करना है। फिर धीरे से पट्टी या ड्रेसिंग को हटा देना है। फिर धीरे से पट्टी को और डस्टिंग को हटा देना है। उसके बाद नाक से खनिज तेल को धो ले और उसको नोज को फिर आपको जो तेल है उससे साफ करके लुब्रिकेट करके साफ करके धो देना है। यदि आप लालिमा जलन देखते हैं तो दूसरे नसों में ट्यूब डालने की कोशिश करें। यदि आप वहां पर रेडनेस या जलन हो रही हो तो उसमें ट्यूब नहीं डालनी है और दूसरे नोज में आप उसका ट्यूब डालने का काम कर सकते हैं। अब एनीमा क्या होता है? जो मरीज स्टूल पास आउट नहीं कर सकता उसमें हम एनीमा का उपयोग करके स्टूल पास आउट कराते हैं। तो आज हम जाने की एक होम हेल्थ को पता होना चाहिए कि मरीज को किस प्रकार स्टूल पास कराया जाता है, कौन सी पोजीशन दी जाती है एनीमा लगाने के लिए, और स्टूल पास कितनी देर में करा सकते हैं मरीज को। एनीमा एक तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है एनीमा? एक तरल पदार्थ होता है जो मलाशय के माध्यम से कम आंत्र में डाला जाता है। जो मलाशय के माध्यम से कहाँ डाला जाता है? रेक्टम के माध्यम से। ये एनस के माध्यम से रेक्टम में डाला जाता है। एनीमा का सबसे अधिक इस्तेमाल एक सफाई एनीमा के रूप में होता है, जो क्या करता है, रेक्टम को साफ कर देता है। ये जो कब्ज को दूर करने या चिकित्सा परीक्षा या प्रक्रिया से पहले आंत सफाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? कब्जी हो रहे उन मरीजों में, या किसी आप सर्जरी कर रहे हो उससे पहले उस मरीज को हम एनीमा लगा सकते हैं। अब एनीमा प्रबंधन क्या क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। अपनी चीजें इकट्ठा करें। सबसे पहले क्या ना, अपनी जो भी चीजें हैं उनको इकट्ठा करना है और एनीमा के लिए तैयार करें और एनीमा देने के लिए तैयार करना है। यदि उपयोग कर रहे हो तो एनीमा बैग भरें। अब क्या करना है, जैसे आप किसी को एनीमा लगा रहे हो, सबसे पहले क्या करना, उस एनीमा बैग को भरना है। आजकल डिजिटल एनीमा आ गए हैं तो इसमें आप उनका उपयोग करके लगा सकते हो। जैसे इस प्रकार इमेज में दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर की जो पाइप है वो उसमें एनीमा भरा होता है और जो पाइप लाइन जा रही है उसके माध्यम से हम एनएस में अंदर इंसर्ट करते हैं। एनीमा ट्यूब तैयार करें। फिर सबसे पहले एनीमा ट्यूब तैयार करना है और उसको ल्यूब्रिकेट करना है लाइकॉन जेली से। रोगी को लेटने के लिए कहें और मलाशय को एनीमा ट्यूब डालें और मरीज को कहें कि आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेनी है और हम आपको अंदर इंसर्ट कर रहे हैं ट्यूब, उसके बारे में कहना चाहिए। तरल पदार्थ को मलाशय में प्रवेश करने की अनुमति दें और तरल पदार्थ को एनीमा को डालने के लिए उसको अनुमति देना है। सभी तरल पदार्थ को मलाशय से घुसने का इंतजार करें और सहायक मरीज को खाली करने के लिए कहें और फिर इंसर्ट करने के बाद में मरीज को 2 या 3 मिनट बाद में कहें कि आप वॉशरूम होने के लिए जा सकते हो, स्टूल पास आउट करने के लिए जा सकते हो। नल को पानी का एनीमा। अब जो पानी का एनीमा है वो किस प्रकार दिया जाता है, एक इमेज में बताया गया है। ये हमेशा छोटी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, छोटी सी कम मात्रा में देना चाहिए ये एनीमा, क्योंकि ये जल हाइपोटोनिक होता है। ये कैसा जल होता है? हाइपोटोनिक जल होता है, अर्थात ये आपके रक्त से इलेक्ट्रोलाइट खींच लेगा
जो रक्त है, ब्लड है, वहां से अपने इलेक्ट्रोलाइट को खींच लेता है और एनिमा डाल देगा और एनिमा में डाल देगा, ताकि जब आप स्टूल पास आउट करने जाओगे तो स्टूल के साथ क्या आएगा, आपका ब्लड आएगा। ये क्या करता है, हाइपोटोनिक होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटों को खींचता है, जिसे आप बाद में निकाल सकते हैं, उन्हें बाद में निकाल सकते हैं। अब ये है साबुन वाला, साबुन के झाग वाला एनिमा किस प्रकार दिया जाता है। जब शुद्ध कैस्ट्रोल साबुन प्रयोग किया जाता है, अन्य कठोर साबुन एनिमा डाल जाने के लिए खतरनाक हो सकता है। ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत कम मात्रा में उपयोग में लिया जाता है। अब तेल प्रतिराण एनिमा, तेल का जो एनिमा दिया जाता है, ऑयल एनिमा कहा जाता है, वो किस प्रकार दिया जाता है। यह एनिमा मलाशय में मल को नरम करने में मदद करने के लिए दिया जाता है। जो ऑयल एनिमा दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, रेक्टम में जो स्टूल है उसको नरम करने के लिए दिया जाता है, जिससे यह आसानी से पारित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये सॉफ्ट होकर और अन्नास के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। वेस्ट के 150 मिलीलीटर तक और बच्चों में 75 मिलीलीटर तक एनिमा उपयोग कर सकते हैं। जो एडल्ट आदमी है उनमें 150 मिलीलीटर तक हम उनका उपयोग कर सकते हैं ऑयल एनिमा का, और बच्चों में 75 मिलीलीटर तक हम उपयोग कर सकते हैं। पाउडर वाला दूध या गुड़ वाला एनिमा। अब पाउडर का एनिमा किस प्रकार हम उपयोग में लेते हैं। ये एक आरामदायक एनिमा होता है, ये शुद्ध आरामदायक एनिमा है और गंभीर कब्ज के लिए सबसे अच्छे उपचारों में से एक है। जो कब्जी हो जाती है मरीज में, उस मरीजों को हम दे सकते हैं ताकि अन्नास को ये लुब्रिकेट कर सके, बिल्कुल सिंपल कर सके। यह एक दिन में 4 बार तक दोहराया जा सकता है। ये एनिमा हम देते हैं, दिन में 4 बार तक दे सकते हैं। कॉपी एनिमा, कॉपी एनिमा क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको विसरण और आंत साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जो अंदर में जमा हुआ मलाशय है उनसे साफ करने के लिए किया जाता है। जब मलाशय में लगाई जाती है, ये मलाशय में लगाई जाती है, ये पित्त उत्पादन को बढ़ावा देती है। ये क्या, जो अंदर जो आपकी लेयर है उसको लुब्रिकेट करने के लिए दिया जाता है, जिससे विषाक्त पदार्थों को खत्म किया जाता है, जो अपशिष्ट बैक्टीरिया है उनको नष्ट कर सके और जिगर की गतिविधियों को सुधारित किया जा सके और इनको हार्ट, ब्रेन को इनको कम कर सकता है। अभ्यास प्रश्न, कॉपी एनिमा देने का क्या उपयोग होता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कॉपी एनिमा देने का क्या उद्देश्य होता है। आंत साफ करने के लिए किया जाता है, मलाशय साफ करने के लिए किया जाता है, या पित्त उत्पादन को बढ़ावा देती है जिससे विषाक्त पदार्थों को खत्म किया जा सके, या उपरोक्त सभी। अभी हमने पढ़ा, बताइए कौन सा होगा इसमें। यह पित्त उत्पादन में को बढ़ावा देती है जिससे उपरोक्त पदार्थों को खत्म किया जा सके। अब बड़े एनिमा होते हैं, एनिमा के प्रकार, कितने प्रकार के एनिमा होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। बड़े एनिमा और छोटे एनिमा 2 प्रकार के होते हैं। अब इनमें भी कुछ एनिमाएं होते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। कितना साल्ट की जरूरत होती है, कौन से एनिमा में कितना साल्ट होता है, एक होममेल साहब को पता होना चाहिए। दस्त वाले एनिमा, जिसको मरीज को दस्त लग जाए, ऐसे एनिमा, कौन सा एनिमा दिया जाता है। यह दस्त प्रवाहित के लिए दिया जाता है, जो दस्त हो गए उनको प्रवाहित करने के लिए, रोकने के लिए एनिमा दिया जाता है। और मलाशय को साफ करने के लिए किया जाता है। ये मलाशय को साफ करने के लिए, रेक्टम को साफ करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए साबुन और पानी एनिमा, जो उदाहरण के लिए कौन सा होता है, साबुन और पानी का बना हुआ एनिमा होता है। ये 500 से 1500 मिलीलीटर और तापमान 37 डिग्री होता है। 500 मिलीलीटर पानी एक औस साबुन होता है, एक ओसवाल साबुन होता है, और 500 मिलीलीटर पानी होता है। इसमें हम घोल बनाते हैं और 37 डिग्री टेम्परेचर पर हम इसको गर्म करते हैं। दूसरा है सफाई एनिमा। यह आंत्र की हल्की सफाई के लिए दिया जाता है। जो आते हैं उनको सफाई के लिए, जो इंटेस्टाइन है उनकी साफ करने के लिए इस एनिमा का उपयोग किया जाता है। अब इनका उपयोग कैसे कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 लीटर पानी में 2 चम्मच सामान्य नमक, जो 1 लीटर पानी लोगे उसमें 2 सामान्य चम्मच नमक की लेनी है और उसका पेस्ट बनाना है और मरीज को इंसर्ट करना या मरीज को ओरली दे सकते हैं। वायुनाशी एनिमा, यह सूजन को कम करता है। वायुनाशी एनिमा क्या करता है, जो सूजन हो जाती है एरेक्टम में उसको कम कर सकते हैं। और गैस के निष्कासन से राहत देने के लिए जाता है। ये जो गैस बन जाती है स्टोमक में उनको कम करने के लिए दिया जाता है। जैसे तारापिन एनिमा,
2 चम्मच। अब इसमें कैसे बनाया जाता है, 2 तारापीन चम्मच लेते हैं, पर लीटर साबुन और पानी एनिमा बनाते हैं और मरीज को देते हैं। हींग एनिमा, हींग का प्रयोग करके हम इसका उपयोग करके मरीज को दे सकते हैं। 2 चम्मच प्रति लीटर साबुन और पानी एनिमा में मिलाकर हम हींग का उपयोग कर सकते हैं। कृमिनाशक एनिमा, कृमिनाशक जो कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है, पेट में हुए कीड़ों को मारने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कीड़ों को निकालने के लिए दिया जाता है, ये कीड़ों को निकालने के लिए दिया जाता है, जैसे दागे से कीड़े के लिए अतिनावी नमकीन पानी 2 चम्मच 500 मिलीलीटर पानी के हिसाब से हम लोग इसको दे सकते हैं। लघु एनिमा, छोटे एनिमा कौन कौन से होते हैं, ग्लिसरीन एनिमा, ग्लिसरीन एनिमा में क्या क्या साल्ट आते हैं, कितना उपयोग कर सकते हैं, इसी बारे में जानेंगे। इसको 100 मिलीलीटर ग्लिसरीन के साथ 100 मिली पानी में मिलाकर तैयार किया जाता है। ये 100 मिलीलीटर ग्लिसरीन के साथ में मिलाकर 100 लीटर पानी में हम मिलाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे कि 1:1 अनुपात में दे सकते हैं। जैतून के तेल या मिट्टी का तेल एनिमा, जो जैतून का तेल होता है या मिट्टी का तेल होता है, इसका एनिमा बना के हम मरीज के इंसर्ट कर सकते हैं। 100 मिलीलीटर पानी में 100 मिलीलीटर जैतून का तेल या मीठा तेल मिलाकर तैयार किया जाता है। ये कैसे तैयार किया जाता है, 100 मिलीलीटर पानी में 100 मिलीलीटर जैतून का तेल या मीठा तेल होता है, उसको मिलाकर हम एनिमा तैयार कर सकते हैं। एनिमा अवधारणा, क्या क्या अवधारणाएं होती है एनिमा देने की। पोषक तत्व एनिमा के रूप में ग्लूकोज के साथ 1 हाउस ग्लूकोज 500 मिलीलीटर सामान्य नमकीन पानी और तापमान 400 डिग्री से। पोषक तत्व एनिमा होता है वो ग्लूकोज के साथ दे सकते हैं, 1 गाउस ग्लूकोज 500 मिलीलीटर के साथ या सामान्य नमकीन पानी तापमान के 400 डिग्री के साथ हम लोग दे सकते हैं। सामान्य नमक एनिमा, जो सामान्य नमक एनिमा होता है वो 500 मिलीलीटर पानी में 1 चम्मच नमक के साथ हम लोग दे सकते हैं। यह जलन, नक्सी, निजलीकरण आदि में तरल पदार्थ के स्थान पर तापमान 40 डिग्री होता है। इसका ये क्या कर सकता है, जलन को, नक्सीर को, निजलीकरण को, इन चीजों को कम करता है। और हम कितने तापमान पे दे सकते हैं इसको, 40 डिग्री तापमान पे हम लोग दे सकते हैं। अब एनिमा के क्या उद्देश्य होते हैं देने के, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है गैस और मल को निकालने के लिए, जो स्टोमक में गैस बन जाती है या रेक्टम में जो गैस बनती है उसको निकालने के लिए एनिमा दे सकते हैं। दूसरा, स्टूल को पास आउट कराने के लिए हम एनिमा देते हैं। दूसरा है कर्मांचन को उत्तेजित करने के लिए, यानी कि जो उसने खाया है उसकी डाइजेस्ट नहीं हुआ, उस चीज को डाइजेस्ट कराने के लिए हम एनिमा दे सकते हैं। तीसरा, दवा प्रबंधन के लिए, ताकि दवा इसका सही प्रयोग करे, किडनी अच्छी तरह प्रॉपर काम करे, इसके लिए हम एनिमा दिया जाता है। चौथा है पोषण पदार्थ करने के लिए, जो मरीज ने खाया है वो उसका पहले से पचा नहीं हो, इसे पचाने के लिए एनिमा देते हैं और अगले पोषण के लिए हम इस एनिमा का प्रयोग करते हैं। एनिमा डालने की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार एनिमा दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अपने हाथ धो लें, सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को धोना है और रोगी को प्रक्रिया समझाएं, फिर मरीज को प्रक्रिया समझाना है। उपकरण को बिस्तर के पास ले जाएं, उपकरण को क्या करना है, बिस्तरों के पास लेके जाना है और यूनिट को देखें और यूनिट को देखना है, कितना यूनिट आपको लगाना है उस यूनिट को चेक करना है। साफ दस्ताने पहने और साफ दस्ताने पहनना है। मरीज को बाई और बिस्तर के किनारे पर कुल्लों पर आराम करें। मरीज को लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेने के लिए कहें, बताएं कि मरीज इस दाईं साइड में करवट लेके या बाईं साइड में करवट लेके लेटा रहे। रखें, तकिया हटा दें, मरीज के पिल्लो हटाना है सिर से। चादर को रोगी करीब मोड़ कर रखें और चादर को उसके मरीज के करीब मोड़ कर रखना है। सिंचाई बर्तन को सिंचाई स्टैंड पर लटका दें, जो सिंचाई करना है एनिमा देने का वो सिंचाई स्टैंड पर लगाना है। यह बिस्तर के स्तर से 18 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। कितना इंच से होना चाहिए, 18 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऊपर की चादर को छोड़कर बाकी चादर को हटा दें, जो मरीज ने ओढ़ रखी है उस चादर को हटा देना है और बाकी चादर को रहने देना है। मरीज के कपड़ों को कमर की दिशा में घुमा दें और मरीज को क्या करना है, जो एब्डोमिनल है वहां तक घुमाना है ऊपर से, और नीचे है जो उसकी थाई तक आपको कपड़ों को मोड़ देना है। कांच के कनेक्शन गुद्दा ट्यूब को जोड़े, जो आपने एनिमा तैयार किया है उसको उससे कनेक्ट करना है ट्यूब से। बर्तन पर तरल पदार्थ डालें और बर्तन में क्या डालना है, तरल पदार्थ को टालना है। फिर पंच क्लिप को ढीला करें और पंच क्लिप को ढीला करें, जो आपने कम ज्यादा करने का होता है उसको पंच क्लिप कहा जाता है, उसको ढीला करना है और हवा को बाहर निकालते हुए इसे गोल को ट्यूब के माध्यम से जाने दें।
और अगर आपकी उस ट्यूब में हवा भरी हो उसको पहले बाहर निकालना है और फिर उसको रेक्टम में इंसर्ट कर देना है। 4 इंच तक गुद्दा ट्यूब पर लगाएं और 4 इंच तक आपको क्या करना है, जो जेली है उसको लगाना है। 2 रुई के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए अंगूठे और बाएं हाथ की चादर 4 अंगुलियों को कुल्लों को हल्का करें। और जैसे आप क्या करना है, रेक्टम को खोलने के लिए अंगूठा और 4 अंगुलियों को उनको बटक्स को खोलना है। ट्यूब को धीरे से डालें और ट्यूब को अंदर इंसर्ट कर देना है और तरल पदार्थ को बहने दें। जैसे ही आप तरल पदार्थ अंदर डालोगे वो बहेगा तो उसको बहने देना है। दोनों कुल्लों को दबाएं और दोनों बटक्स को दबा देना है जिस ट्यूब सुरक्षित स्थिति में हो जाए और ट्यूब सुरक्षित स्थिति में हो जाए, इसके लिए ध्यान रखना है। मरीज को आराम करने के लिए कहें, मरीज को कहे कि आप आराम करें और मरीज को गहरी सांस लेने के लिए कहें और मरीज को कहे कि आप गहरी सांस लेवें। यदि मरीज प्रक्रिया के दौरान हल्की सी असुविधा की शिकायत करता है, यदि मरीज कह रहा है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो आपको कुछ मिनट के लिए ट्यूब को दबाए, कुछ देर के लिए उसको ट्यूब को दबा के रखना है और फिर धीरे से शुरू करें। फिर थोड़ी देर बाद में 1 या 2 मिनट बाद में उस प्रक्रिया को दोबारा स्टार्ट कर देना है। यदि मरीज बहुत अधिक परेशानी शिकायत करता है तो प्रक्रिया को बंद कर दे। अगर मरीज फिर भी कह रहा है कि नहीं मेरे तो अभी भी दर्द हो रहा है या मुझे बेचैनी सी हो रही है, मैं इसको नहीं लगाना चाहता, तो आप उसको बंद कर देना है, उस प्रक्रिया को आपको नहीं करना है। फिर क्या करना है आगे, बर्तन खाली हो उससे पहले ट्यूब को बंद कर दें। जैसे बर्तन खाली हो जाए उसको ट्यूब को बंद कर देना है। गुद्दे के निकट कैथेटर को खींचे और फिर क्या करना है, अंदर से आपको बाहर निकालना है गुद्दे से कैथेटर को और रोगी को सूचित करने के बाद कैथेटर को धीरे से निकाल दें और मरीज को कहना है कि हम आपके इसको निकालना है तो हमें कोऑपरेट करें। गुद्दा ट्यूब को हटाएं और गुद्दा ट्यूब है उसको हटा देना है और उसे किडनी ट्रे में रख दें और क्या करना है, किडनी ट्रे में आपको रख देना है इस ट्यूब को। मरीज को अगले 5 से 10 मिनट के लिए तरल पदार्थ धारण करने के लिए प्रोत्साहित करें और मरीज को कहे कि 5 से 10 मिनट बाद में आप कुछ भी पानी या तरल पदार्थ जूस वगैरह जो भी है आप ले सकते हैं ताकि उससे स्टूल पास आउट हो सके। मरीज को वापस पीठ के बल मोड़े और मरीज को कौन सी पोजीशन में लेटाना है, सुपाइन पोजीशन में वापस लेटा देना है। उन्हें एक तकिया दे दे और मरीज को पिल्लो दे दे लगाने के लिए। साफ करें और मरीज सूखा और आरामदायक छोड़ दें। मरीज को साफ करने के लिए कहें और सूखा करके वहां पे बिल्कुल जो प्रॉपर आपने यूज लिया है उन उपकरणों वहां से हटा देना है। बेड पान दें, मरीज को बेड पान लगा दें और मरीज को अपनी आंत खाली करने दें। मरीज को कहें कि अब आप स्टूल पास आउट कर सकते हैं। मरीज को अकेला छोड़ दें, मरीज को थोड़ी देर के लिए कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें ताकि वो स्टूल पास आउट कर सके। अगर वह ज़्यादा बीमार नहीं है तो आप ये कर सकते हो। दूसरे बिस्तर पहन दें और बिस्तर पान देना है और गुद्दा अंडकोश के बीच में भाग में देखभाल की प्रक्रिया को समाप्त करें और दोनों बटक्स के बीच में और अंडकोश के बीच में लगा देना है। सुनिश्चित करें कि बरसातें किसी भी तरल पदार्थ से सूखी हो। सुनिश्चित करना है कि जो भी आप नीचे बेडशीट बिछा रखे हो वो सूखी होनी चाहिए और ड्रॉ चादर को खींचे और अटका दें और ड्रॉ चादर को आप सही प्रॉपर तरीके से उसके नीचे बेड पान को रखना है। उसके ऊपर बेड पान को रखे मरीज को उस पर बैठा के स्टूल पास आउट कराना है। मरीज की प्रक्रिया, राशि, रंग और परिणाम की स्थिति पर ध्यान दें और यह चार्ट पर तारीख, समय और परिणाम के साथ दर्ज करें और इनको हमको क्या करना है, परिणाम को सबको चार्ट पर तारीख को सबको वो करना है, सुनिश्चित कर देना है। सभी चीजों को साबुन और पानी के साथ अच्छी तरह से धो लें और सभी चीजों को आपको क्या धोना है, पानी के साथ साबुन के साथ धो लेना है। ट्यूब के छेद से पानी डालें और ट्यूब के पानी डालना है ताकि वो खुली हो जाए। सुनिश्चित करें कि ये अच्छी तरह से साफ हो। सुनिश्चित करना है कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ हो गई हो। उबलते पानी में डालकर 5 मिनट के लिए गुद्दा ट्यूब उबाल ले और 5 मिनट तक आपको उसको उबालना है और साफ करना है या इसे वाष्पीकरण मिश्रण के लिए भेज दें और वाष्पीकरण विसर्जन के लिए भेजना है। ट्रे को पुनः सेट करें और ट्रे को पुनः सेट करना है और उपयोग के लिए तैयार रख दें और जो बेड पान उसका उपयोग के लिए दोबारा उसको तैयार करके रख दें। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट्स जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।